हाय गाइस, आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड आजकल मार्केट में इन्वेस्टर्स का और मोमेंटम ट्रेडर्स की डार्लिंग बनी हुई है, क्योंकि ये शेयर प्राइस पिछले 1-1.5 साल में 20 गुना हो चुका है। इसने ये ट्रेड करता था 32 के आसपास इन February 19, यानी कि 1.5 साल पहले, और अभी ट्रेड करता है 665 पे। तो करीब करीब 20 गुना हो गया ये शेयर। तो इसको आज डिस्कस करने का टाइम है, क्योंकि अगर इसको आज डिस्कस नहीं करेंगे ना तो मेरे मन में ये रह जाएगा कि विवेक, तुमने टाइम से लोगों को नहीं बताया कि इस कंपनी में क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है एक्चुअल में, इस स्टॉक के साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो बहुत सारे लोगों को हमने बहुत बार मार्केट में ना ट्रैप में आते हुए सुना है कि यार हमने वो शेयर परचेज किया था, हम उसमें फंस गए, टाइम से निकल गए होते, नहीं खरीदा होता, दोस्तों ने बता दिया, ब्रोकर ने बता दिया, ये सब चीजें चलती हैं बाद में। तो वैसे मैं अदानी ग्रीन एनर्जी इस तरह की कंपनीज को ज्यादातर कवरेज में नहीं लाता हूँ। मेरा डिस्कशन का जो स्टॉक सिलेक्शन का क्राइटेरिया होता है वो वही होता है जहां पर हमें इन्वेस्टमेंट के मौके हों, लेकिन यहाँ पर इसका रीजन ही डिफरेंट है। तो एक बार दोनों तीनों चीजों को हम फिर से डिस्कस कर लेंगे। एक बार हम इसके बिजनेस को भी देख लेंगे, फिर हम एक बार बैलेंस शीट को देखेंगे, P&L अकाउंट को, और एक बार चार्ट पैटर्न पर भी देखेंगे। पूरी वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना यार, लाइक भी कर लेना वीडियो को, क्योंकि कुछ अच्छा सीखने को आपको मिलने वाला है इस वीडियो में, कुछ नया मिलने वाला है। तो जहां तक बिजनेस की बात करें तो बिजनेस यार इस कंपनी का है सोलर पावर में, ये बिजनेस में है, विंड पावर में है, हाइब्रिड पावर में है। तो सोलर पावर अपने यही वाले सोलर प्लांट्स होते हैं जहां पर हमें सन से पूरी इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। विंड पावर में टरबाइन होती है, विंड टरबाइन होती है जहां से बिजनेस मिलता है। और हाइब्रिड पावर हमारी होती है जहां पर हमें वाटर से, या फिर ये एक मिक्स होता है एक्चुअल में, ये वाटर वाला नहीं है, वो हाइड्रो होता है। हाइब्रिड में हमारा ये मिक्स प्लांट्स होते हैं, मीन्स एक ही एरिया में विंड पावर और सोलर पावर दोनों को लगाया जाता है। तो रिन्यूएबल एनर्जी में ये कंपनी डील करती है। अब ये तो हो गई बिजनेस की बात। जहां तक फिर ये बात है कि इस कंपनी की, इस बिजनेस की आगे चल के ग्रोथ कैसी है। देखो, अगर वॉल्यूम वाइज देखा जाए, अगर हम नेट प्रॉफिटेबिलिटी को ध्यान में ना रखें तो वॉल्यूम वाइज तो इस बिजनेस का बहुत बड़ा स्कोप है, क्योंकि जहां तक ग्लोबल हीटिंग की बात है, कि ग्लोबल वार्मिंग की बात है, तो सोलर एनर्जी की या विंड एनर्जी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। और इस चीज़ को जितना ज़्यादा डेवलप किया जा सके, जितना ज़्यादा गवर्नमेंट की तरफ से भी इंसेंटिवाइज करके प्रमोट किया जा सके, उतना बेटर है, जिससे हम लोग साफ हवा ले सकें। लेकिन अब बात करते हैं तो बिजनेस तो ये अच्छा है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन इस बिजनेस की में इस तरह के बिजनेस में क्या बात होती है एक्चुअल में, यहाँ कोई ना ब्रांड पावर नहीं होती, इनके पास कोई प्राइसिंग पावर नहीं होती। ब्रांड पावर और प्राइसिंग पावर की जहां तक बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी बंदे ने कोलगेट करना है ना ब्रश में, तो कोलगेट ही करेगा। अगर उसको कोई सस्ता दूसरा लाके देगा तो वो मना कर देगा कि यार सस्ता नहीं चाहिए, मैं कोलगेट से ही बेटर है, भले वो 10 रुपए महंगा आता है। अगर किसी ने बाटा का शूज पहनना है ना तो 3,000 रुपए का बाटा का शूज ही पहनेगा, वो दूसरा कोई लोकल ब्रांड को मना कर देगा। तो अगर बाटा अपने शूज के प्राइसेस 3500 से बढ़ा के 4,000 कर देता है ना, तो जिसने बाटा पहनना वो 500 रुपए आगे पे कर देगा ज्यादा, और बाटा ही लेके आएगा। तो ये ब्रांड पावर होती है, इसको प्राइसिंग पावर कहते हैं। ये प्राइसिंग पावर इस तरह की यूटिलिटी कंपनीज के पास नहीं होती। बड़ी सीधी सी बात है, अगर अदानी रिन्यूएबल एनर्जी ये कहती है कि मैं 4 रुपए पर यूनिट आपको बिजली दूंगी, लेकिन टाटा एनर्जी दूसरी तरफ कंपटीशन में आके ये कहता है ना कि मैं 3.5 रुपए दूंगी, तो हम वहां पर यहाँ पर ब्रांड नहीं देखेंगे कि अदानी का ब्रांड है, टाटा का ब्रांड है। जो सस्ता देगा उसका ले लेंगे यार, उससे बिजली ले लेंगे, क्योंकि बिजली बिजली होती है। तो इस तरह की कंपनीज में प्राइसिंग पावर काम नहीं करती, कोई ब्रांड पावर नहीं होती ना, प्राइसिंग पावर इनके पास होती है। तो यहाँ पर अलग से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होना बहुत मुश्किल होता है, और ये एक हाई मार्जिन पे कभी भी अच्छे से काम नहीं कर पाती। तो ये बिजनेस की एक प्रॉब्लम है। अब बात करते हैं हम इसमें कंपनी की। अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,04,077 करोड़ है। 1,00,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी है। और अगर इसके पीयर ग्रुप में हम लोग चले जाएं तो एनटीपीसी की मार्केट कैपिटलाइजेशन 89,000 करोड़ है। अब यहाँ पर 89,000 करोड़ और इसकी 1,04,000 करोड़।
अब ये भी बात आती है कि एनटीपीसी हमारा थर्मल पावर कॉरपोरेशन है, तो वो फॉसिल फ्यूल यूज करता है, तो आगे उसका फ्यूचर नहीं है। देखो वो सब बातें ठीक हैं, लेकिन कुछ एक्चुअल में कैपेसिटी भी कुछ चीज होती है। और नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो एनटीपीसी की एक क्वार्टर का नेट प्रॉफिट 2800 करोड़ है, और अदानी ग्रीन का एक क्वार्टर का नेट प्रॉफिट 45 करोड़ है। और ये 45 करोड़ भी नेट प्रॉफिट सिर्फ इसी क्वार्टर में आया है, इससे पहले लॉस मेकिंग ही था। अगर सेल्स की बात करें तो एक क्वार्टर की सेल्स एनटीपीसी की 26,000 करोड़ है और इसकी 778 करोड़ है। दैट्स इट। अब ये जो नंबर्स का डिफरेंस है ना, और इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,04,000 करोड़ है, तो ये चीज कुछ कहीं से भी समझ नहीं आती। अगर हम पीई रेशो की बात करें तो 606 का पीई रेशो है, और बुक वैल्यू की बात करें तो सिर्फ 15 की बुक वैल्यू है, और करंट वैल्यू 665 करोड़ है। अब बात ये आती है कि विवेक, इससे पहले तो आपने कभी बुक वैल्यू कंसीडर नहीं की और ना ही इस तरह की बात की। देखो बुक वैल्यू कंसीडर नहीं की जाती जहां पर ब्रांड पावर होती है, लेकिन जहां पर सिर्फ एक प्लांट लगा होता है ना, और जो यूटिलिटी काइंड ऑफ कंपनीज होती हैं, वहां पर बुक वैल्यू बहुत मैटर करती है कि इसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या है, कि अगर दूसरा कोई बंदा आकर सेम कंपनी खड़ी करना चाहे तो कितने पैसों में खड़ी कर सकता है। तो यहां पर ये बुक वैल्यू बहुत मैटर करती है इस तरह की कंपनीज में, कैपिटल गुड्स कंपनीज में, स्टील कंपनीज में, रियल एस्टेट कंपनीज में। इन कंपनीज में कोई इनके पास पेटेंट नहीं है कि इन्होंने सिर्फ अपना कोई पेटेंट करा रखा है जिसकी बुक्स में वैल्यू कुछ नहीं है लेकिन एक्चुअल में बहुत बड़ी वैल्यू है। इनका कोई ऐसा ब्रांड नहीं है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर के पास डव का ब्रांड है, उसकी बुक वैल्यू कुछ नहीं है लेकिन एक्चुअल में बहुत वैल्यू है जिस दिन बेचेंगे तो। इनके पास ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर सिर्फ सोलर प्लेट्स लगी हुई हैं और सोलर प्लेट्स के बेस पर जो बिजनेस आता है वो बिजनेस आता है। तो यहाँ पर बुक वैल्यू का इतना बड़ा डिफरेंस कोई समझ में नहीं आता। चलो ठीक है, ये भी बात इसको बाद में मीन्स ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। दूसरा आरओसी, आरओसी 8% है इस बिजनेस में। 8% का आरओसी होना ठीक है, तो 20% नहीं है, 30% नहीं है, तो लेकिन बिजनेस ही ऐसा है तो क्या करें। ठीक है, समझ में आता है, प्रोमोटर होल्डिंग बहुत अच्छे से समझ में आती है, लेकिन ये डेट इक्विटी रेशो का क्या करें यार, ये तो 20 गुना है। यहाँ पर तो मतलब यहाँ से आगे बढ़ने का मन ही नहीं करता, और मन करता है कि यहीं पर इस पूरी एनालिसिस को खत्म करें और छुट्टी कर दें। मीन्स 19 टाइम्स डेट है इक्विटी के कंपैरिजन में। और अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन में फर्दर जाएंगे ना तो आप देख के हैरान हो जाओगे। आगे चलते हैं हम लोग इसी सीधी बैलेंस शीट में, इसी चीज को एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। जो रिजर्व है ना, रिजर्व माइनस में है यार। एवरी ईयर दे आर लूजिंग मनी एंड दे आर टेकिंग लोन लाइक एनीथिंग। 14,000 करोड़ का लोन है, और मतलब 801 करोड़ का रिजर्व है, यानी कि अपना पैसा एवरी ईयर ये इरोड कर रहे हैं। 1274 करोड़ की कैपिटल थी, 71 करोड़ का रिजर्व था माइनस का, तो ये एडजस्ट होके 1200 करोड़ आता था। अब 1564 करोड़ की हमारी इक्विटी हो गई और रिजर्व हो गया -223 करोड़ का, यानी कि 1300 कुछ करोड़ का रिजर्व हो गया। यहाँ पर रिजर्व हमारा -700 हो गया, यानी कि जो टोटल है प्रोमोटर्स का पैसा है, ओनर्स का, वो लेस होके सिर्फ 800 करोड़ ही रह गया। यहाँ तो 700 करोड़ हो गया है यार। ऐसे थोड़ी ना होता है यार, मतलब बहुत ही अजीब सी सिचुएशन है। अब अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करें तो जितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 1536 करोड़ का, तो उसमें से 11,500 करोड़ रुपए तो इंटरेस्ट ही चला गया। अब बचा क्या? नेट प्रॉफिट के नाम पे -47 करोड़, -1,38,000 करोड़, -474 करोड़, -23 करोड़। सिर्फ अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 118 करोड़ का गेन है। और उसमें अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो क्वार्टरली रिजल्ट्स में वेयर इज द गेन? गेन नाम की कोई चीज ही नहीं है यार, कोई चीज नहीं है गेन नाम की। अभी सिर्फ 45 करोड़ का गेन है, सिर्फ वो भी इस क्वार्टर में। और इससे पहले क्वार्टर में 96 करोड़ का था, लेकिन यहाँ पर हमें टैक्स का बेनिफिट मिला था, क्योंकि प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो 50 करोड़ का था। अब यहाँ पर टैक्स का बेनिफिट उल्टा मिल गया जाने के बदले, तो 96 करोड़ ये बढ़कर हो गया, तो इसलिए ये इतना गेन है। अब ये सब चीजें समझ नहीं आती। इसी इंटरेस्ट जो पे किया है ना करंट क्वार्टर में, वो 448 करोड़ किया है। अब इस बैलेंस शीट के साथ जहां पर रिजर्व माइनस में हो और बोरोइंग इज इंक्रीजिंग लाइक एनीथिंग, तो यहाँ पर ये 1 लाख करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, 45 करोड़ का नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में आया है। और अगर साल दर साल के नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो हमेशा से माइनस में ही रहता है। तो
मीन्स ये नंबर्स कुछ समझ नहीं आते यार। 20 गुना तो कभी भी समझ नहीं आता डेट टू इक्विटी रेशियो, चाहे प्रोमोटर होल्डिंग कुछ भी हो। और प्रोमोटर होल्डिंग की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न पर भी चले जाते हैं, तो प्रोमोटर होल्डिंग 86% थी, 86% और 10% एफआईआईज के पास थी। तो टोटल यहाँ पर पब्लिक के पास 2.24% ही थी। तो पब्लिक के पास आज भी उतनी कम ही है जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, और सारा का सारा यहाँ पर एफआईआईज और प्रोमोटर्स ने ही रखा हुआ है। तो पब्लिक के पास सिर्फ 3% है। अब पब्लिक के पास सिर्फ 3% होने का मतलब क्या है कि जो प्रोमोटर और एफआईआई मिलके जितना मर्जी इस शेयर को भगाना चाहें भगा सकते हैं, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, क्योंकि सारा माल ही अपने पास है। तो यहाँ पर इस पॉइंट को भी हमें समझने की जरूरत है कि जब सारा माल अपने पास होना, तो एक जेब से निकाल के दूसरी जेब में पैसे डाले जाओ और हर बार हाई प्राइस पे डाले जाओ। तो ये एक ऑपरेटर्स का गेम होता है, यहाँ पर समझने की जरूरत है। अब अगर हम एक बार चार्ट पैटर्न की बात करें, तो चार्ट पैटर्न में जो कोई चीज पिछले 1.5 साल में 30 गुना हो गई हो ना, 20 गुना हो गई हो, तो मतलब ऐसे समझ नहीं आता कि 1 लाख करोड़ की कंपनी बन गई, और मार्केट कैपिटलाइजेशन को जब हम बाकी सबसे बड़ी कंपनी से कंपेयर करते हैं तो उसके सामने इसके नंबर्स कुछ भी नहीं है। अगर डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करते हैं तो 20 टाइम्स डेट टू इक्विटी रेशियो है। और जब ये शेयर प्राइस यहाँ पर पेंडेमिक के फॉल के बाद चलना शुरू हुआ, तो 337 से 665 चला गया। पता है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कब हुई? जब ये 20 गुना तो चला गया, और प्रॉब्लम आई मीन जब इसको नोटिस करने की बात आई, जब इसमें वॉल्यूम देखी ना, आज जो लार्जेस्ट ये वॉल्यूम की बार है, मैक्सिमम वॉल्यूम है जब से ये कंपनी ऑपरेशन में मींस एनएससी पर ट्रेड होने के लिए आई है। तो जून 18 से लेकर पिछले 2.25 साल में हाईएस्ट वॉल्यूम है आज। और जब कोई कंपनी इतनी बड़ी रैली के बाद, इतने पैथेटिक बैलेंस शीट के बाद, अगर कोई कंपनी इस वॉल्यूम पर ट्रेड करती है ना टॉप पर, तो समझ लो यहाँ पर किसी ने माल खरीदा तो होगा नहीं यार। और माल खरीदा होगा तो किसने खरीदा होगा? सारा का सारा तो एफआईआई के पास है और प्रोमोटर्स के पास है। पब्लिक के पास सिर्फ 3% है। तो पब्लिक के 3% माल की ना, ये एफआईआई या डीआईआई या प्रोमोटर्स सिर्फ 3% के भूखे नहीं होते, यहाँ तो सिर्फ माल निकाला जाता है। तो ये आप साइन समझ लो किस चीज का साइन है, कि यहाँ पर टॉप पर 664-65 पे। अब जिसने इस रैली को देखा है ना, सबको मजे तो बहुत आ रहे होंगे कि आप पैसा बनता है, इतना मोमेंटम है, विवेक आप मोमेंटम वाले स्टॉक नहीं बताते। तो भाई फंसते भी ऐसी जगह पर ही हैं जब 200 दिन का मूविंग एवरेज तो 275 हो और स्टॉक ट्रेड कर रहा हो 665 पे। देखो मूविंग एवरेज ना 200 दिन का वो हमेशा इक्विलिब्रियम जैसा काम करता है, कि शेयर प्राइस कहीं भी चला जाए वो वापस 200 दिन के मूविंग एवरेज को टच करने आता जरूर है, चाहे जितनी मर्जी अच्छी कंपनी हो। तो देखो मैं यहाँ पर क्लियर कट और क्या बोलूं, आप समझदार हो कि इस शेयर में जब कोई फंसेगा तो वापस मुड़ के देखने को किसी को मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो एक फिगर है ना 20 टाइम्स डेट इक्विटी रेशियो, और जितना भी कंपनी पैसा कमा रही है ऑपरेटिंग प्रॉफिट से, वो सारा का सारा हमारा इंटरेस्ट के रूप में जा रहा है। तो जरा सी भी अगर ऊपर नीचे कोई बात हुई तो कंपनी को कोलैप्स होते टाइम नहीं लगेगा। 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप है यार। आप पीयर ग्रुप में देखोगे ना, तो कंपनी की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी आज की डेट में एज सच कुछ भी नहीं है, नेट प्रॉफिट कुछ भी नहीं है, और मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज्यादा है, और वो भी इस डेट इक्विटी रेशियो के साथ। तो आप खुद से समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मुझे कुछ और खास कहने की जरूरत नहीं है। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। सब्सक्राइब कर लेना अगर इस तरह के एनालिसिस आगे भी चाहिए। अपना डिसीजन खुद से लेना। हैव ए ग्रेट ट्रेडिंग। थैंक यू सो मच।